आज अपन पढ़ेंगे क्वांटम संख्या। ठीक है, दो टॉपिक पहले हो चुके, एक तो मोल और एक आपके टॉपिक हो चुका है अभिकर्मक। ठीक है ना। क्वांटम संख्या का एक क्वेश्चन आता है, क्वांटम संख्या का पर्सन हमेशा एक क्वेश्चन आता है, और वो भी कितने नंबर का? 4 नंबर का, कुल अंक 4 नंबर का। तो ये जो टॉपिक है वो 4 नंबर का टॉपिक है। क्वांटम संख्या का हर बार एक क्वेश्चन आता है और एक क्वेश्चन 4 नंबर का आता है। तो ये जो टॉपिक है वो टॉपिक कुल 4 नंबर का है। ये जो टॉपिक है वो टॉपिक कुल 4 नंबर का है। ठीक है ना। तो समझना क्वांटम संख्या। सबसे पहले ये समझना है कि क्वांटम संख्या होती क्या है। क्वांटम संख्या होती क्या है? वो संख्याएं जो किसी परमाणु में, परमाणु के कोष, उपकोष, कक्षकों की संख्या, कक्षकों की संख्या और इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा, चक्रण की दिशा के बारे में बताए, के बारे में बताए, के बारे में बताए क्वांटम संख्या कहलाती है। क्वांटम संख्या कहलाती है, कहलाती है। तो क्वांटम संख्या किसे कहते हैं? वो संख्याएं जो किसी परमाणु के कोष, उपकोष, किसी परमाणु में कोष, उपकोष, कक्षकों की संख्या और इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा के बारे में बताए, वो संख्याएं क्वांटम संख्याएं कहलाती है। तो ये तो क्वांटम संख्या की परिभाषा हो गई कि क्वांटम संख्याएं कौन सी होती है। तो वो संख्याएं जो कोष, उपकोष, कक्षकों की संख्या और इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा के बारे में बताए, वो संख्याएं क्वांटम संख्याएं कहलाती है। ठीक है। तो अब देखो क्वांटम संख्याएं होती कितने प्रकार की है। ठीक है ना। तो अपन पढ़ेंगे क्वांटम संख्या के प्रकार, क्वांटम संख्या के प्रकार, क्वांटम संख्या के प्रकार। क्वांटम संख्या कितने प्रकार की होती है? क्वांटम संख्या के प्रकार, क्वांटम संख्या जो होती है वो कितने प्रकार की होती है? तो देखो समझना, एक तो वो संख्याएं जो कोष के बारे में बताए, एक वो संख्याएं जो उपकोष के बारे में बताए, एक वो संख्याएं जो कक्षकों की संख्या के बारे में बताए, और एक वो संख्याएं जो इलेक्ट्रॉन की चक्रण की दिशा के बारे में बताए। ठीक है। तो टोटल क्वांटम संख्याएं है वो कितने प्रकार की हो गई? टोटल क्वांटम संख्या 4 प्रकार की हो गई। एक तो वो जो कोष के बारे में बताती है, एक वो जो उपकोष के बारे में बताती है, एक वो जो कक्षकों की संख्या के बारे में बताती है, और एक वो जो इलेक्ट्रॉनों के चक्रण की दिशा के बारे में बताती है। तो क्वांटम संख्याओं के जो प्रकार होते हैं वो कितने होते हैं? 4। तो क्वांटम संख्याओं के प्रकार कितने हो जाएंगे? 4। तो क्वांटम संख्या 4 प्रकार की होती है। क्वांटम संख्या 4 प्रकार की होती है, 4 प्रकार की होती है। क्वांटम संख्या 4 प्रकार की होती है, ये ध्यान रखना है। तो क्वांटम संख्याएं जो होती है वो कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की। आगे देखो ये 4 प्रकार की कौन कौन सी होती है। एक तो होती है मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या। दूसरी होती है द्विगंशी क्वांटम संख्या, दूसरी होती है द्विगंशी क्वांटम संख्या। तीसरी होती है चुंबकीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय
क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या, और एक चौथी होती है चक्रण क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या। तो क्वांटम संख्या कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की। कौन कौन सी? मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या, और एक होती चक्रण क्वांटम संख्या। तो ये क्वांटम संख्या के प्रकार हो गए। अब अपन को समझना है कि मुख्य क्वांटम संख्या क्या होती है, द्विगंशी क्वांटम संख्या क्या होती है, चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या होती है, और चक्रण क्वांटम संख्या क्या होती है, इनको समझना है। ठीक है, तो अपन जो पहले समझेंगे वो समझेंगे मुख्य क्वांटम संख्या। पहले अपन समझेंगे मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या मुख्य क्वांटम संख्या। अब देखो मुख्य क्वांटम संख्या कौन सी होती है? वो क्वांटम संख्या जो कोष के बारे में बताए। वो क्वांटम संख्या जो किसके बारे में बताए? कोष के बारे में। कोष के बारे में बताए वो क्वांटम संख्या होती है मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या को n द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसको n द्वारा प्रदर्शित करते हैं। n द्वारा प्रदर्शित करते हैं। n द्वारा प्रदर्शित करते हैं। डिनोट बाय n, n के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अगला जो पॉइंट है वो पॉइंट कौन सा है? कोष के बारे में बताती है, इसको n के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और एक जो तीसरा पॉइंट होगा वो तीसरा पॉइंट कौन सा होगा? देखो समझना, तीसरा पॉइंट हो जाएगा ये क्वांटम संख्या 1 से शुरू होती है। ये क्वांटम संख्या 1 से शुरू होती है। तो यहां मैं लिख देता हूं कि मुख्य क्वांटम संख्या यानी n, और इधर मैं लिख देता हूं कोस, इधर मैं लिख देता हूं कोस, या फिर ऐसे लिख लेते हैं, यहां नीचे लिख देते हैं कोस। ये 1 से शुरू होती है, 1, 2, 3, 4 और आगे चलती रहती है। ये क्वांटम संख्या 1 से शुरू होती है और आगे चलती रहती है। ठीक है, अब उसके बाद देखो कोष कौन कौन से होते हैं? कोष होते कौन कौन से? 11th में पढ़ा हुआ होगा, K, L, M और N। ये कोष होते हैं। जो कोष होते हैं वो होते हैं K, L, M, N। तो जो मुख्य क्वांटम संख्या है वो कहां से शुरू होती है? 1 से। ठीक है, और जो कोष होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? K, L, M, N, ये कोष होते हैं। तो इसके पॉइंट कौन कौन से हो गए? मुख्य क्वांटम संख्या कौन सी होती है? वो संख्या है जो किसके बारे में बताती है? कोष के बारे में। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि कोष के बारे में कौन सी क्वांटम संख्या बताती है? तो कोष के बारे में जो बताती है वो मुख्य क्वांटम संख्या बताती है, और इसको जो प्रदर्शित किया जाता है वो n के द्वारा किया जाता है। और ये जो क्वांटम संख्या होती है वो 1 से शुरू होती है, और ये कोष के बारे में बताती है। नीचे कोष लिखे हुए हैं। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा
एग्जाम में आपको पूछा जाएगा कि यदि मुख्य क्वांटम संख्या का मान 2 है, यदि n इक्वल टू, n का मतलब हो गया मुख्य क्वांटम संख्या का मान 2 है, तो कोस कौन सा होगा, तो कोस कौन सा होगा, ये क्वेश्चन इस तरीके से आता है। ठीक है, यदि मुख्य क्वांटम संख्या का मान 2 है तो कोस कौन सा होगा, तो 2 के लिए देखो यहाँ कोस कौन सा हो जाएगा, यदि मुख्य क्वांटम संख्या का मान 2 है तो कोस कौन सा हो जाएगा l, तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर कौन सा हो जाएगा l, इसमें जो कोस होगा वो l आ जाएगा, क्योंकि मुख्य क्वांटम संख्या जब 2 होती है तो कोस होता है वो कौन सा होता है, l होता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, या फिर आ सकता है कोस के बारे में कौन सी क्वांटम संख्या बताती है, तो आंसर हो जाएगा मुख्य क्वांटम संख्या। ठीक है, अब देखो समझना आगे, जैसे आपको पूछा जाए कि यदि n बराबर 3 है तो कोस कौन सा होगा, तो कोस कौन सा होगा, तो बताओ कि कोस कौन सा हो जाएगा। यदि मुख्य क्वांटम संख्या का मान 3 है तो कोस कौन सा हो जाएगा m, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा m, क्योंकि यहाँ देखो कि मुख्य क्वांटम संख्या का मान 3 है तो कोस कौन सा आएगा, m हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, यह आपके एक क्वांटम संख्या पूरी हो गई, मुख्य क्वांटम संख्या। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे द्विगंशी क्वांटम संख्या। ये एक मुख्य क्वांटम संख्या कंप्लीट हो गई। द्विगंशी क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या। समझना, द्विगंशी क्वांटम संख्या होती कौन सी है, वो संख्याएं जो उपकोष के बारे में बताती है, उपकोष के बारे में, उपकोष के बारे में बताती है। अब उपकोष कौन कौन से होते हैं, S, P, D, F। इसको L द्वारा प्रदर्शित करते हैं, किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं, L द्वारा। द्विगंशी क्वांटम संख्या को जो प्रदर्शित किया जाता है वो L द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ये उपकोष के बारे में बताती है। ठीक है, अब देखो कैसे, यहां में लिख दिया L, L का मतलब हो गया द्विगंशी क्वांटम संख्या है। ये शुरू होती है 0 से, और जो पहले वाली थी वो शुरू हो रही थी 1 से। ये जो क्वांटम संख्या है वो शुरू होती है 0 से, और जो पहले वाली जो क्वांटम संख्या थी वो कहां से शुरू हो रही थी, 1 से। ठीक है, ये एक पीछे चलती है, वो 1 से शुरू होती है, और ये 0 से शुरू होती है, इतना ही अंतर है। और ये जो बताती है ये किसके बारे में बताती है, उपकोष के बारे में। अब जो उपकोष होते हैं वो उपकोष कौन कौन से होते हैं, उपकोष 4 होते हैं, तो S, एक P और एक D और एक F। जो उपकोष होते हैं वो 4 होते हैं। 4 उपकोष कौन कौन से होते हैं, S उपकोष, P उपकोष, D उपकोष और एक F उपकोष। ये 4 उपकोष होते हैं, और इसको जो प्रदर्शित किया जाता है वो L के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये जो बताती है वो किसके बारे में बताती है, ये बताती है उपकोष के बारे में। अब डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है कि उपकोष के बारे में कौन सी क्वांटम संख्या बताती है, तो उपकोष के बारे में जो क्वांटम संख्या बताती है वो बताती है द्विगंशी क्वांटम संख्या है। या फिर जो इसका क्वेश्चन आता है वो ऐसे आता है कि यदि L बराबर 3 है तो, यदि L बराबर 3 है तो उपकोष कौन सा होगा, यदि L बराबर 3 है तो उपकोष कौन सा होगा,
तो इसका आंसर आ जाएगा उपकोष कौन कौन से होते हैं, एस, पी, डी और एफ। यदि एल का मान आपको 3 दिया हुआ है तो उपकोष कौन सा हो जाएगा, एफ। तो उपकोष जो होगा वो कौन सा हो जाएगा, एफ उपकोष हो जाएगा। ठीक है, इसका जो आंसर आएगा वो कौन सा हो जाएगा, एफ। ठीक है, तो यदि एल का मान 3 है तो उपकोष कौन सा हो जाएगा, एफ। यदि आपको पूछा जाए कि द्विघांशी क्वांटम संख्या का मान 2 है तो उपकोष कौन सा हो जाएगा, डी। और 1 है तो कौन सा हो जाएगा, पी। तो मुख्य और द्विघांशी क्वांटम संख्या में क्या अंतर है। मुख्य क्वांटम संख्या कोष के बारे में बता रही थी, के, एल, एम, एन। और ये जो क्वांटम संख्या है वो उपकोष के बारे में बता रही है। उपकोष कौन कौन से हो गए, एस, पी, डी, एफ। ठीक है, ये द्विघांशी क्वांटम संख्या हो गई। अब आगे जो अपन पढ़ेंगे वो तीसरी क्वांटम संख्या आपकी दी हुई है, चुंबकीय क्वांटम संख्या। तीसरी जो क्वांटम संख्या दी हुई है वो दी हुई है आपकी चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या कौन सी होती है, समझना। वो क्वांटम संख्या जो कक्षकों की संख्या के बारे में बताए, कक्षकों की संख्या के बारे में, संख्या के बारे में, कक्षकों की संख्या के बारे में बताए, वो कौन सी क्वांटम संख्या होगी, चुंबकीय क्वांटम संख्या। इसको m द्वारा प्रदर्शित करते हैं, m द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसको जो प्रदर्शित किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, m के द्वारा। आगे जो पॉइंट है, ये क्वांटम संख्या l पर निर्भर होती है, या अपन लिख सकते हैं ये -l 0 + l रूप में होती है, रूप में होती है। -l 0 + l रूप में होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो l होती है वो द्विघांशी क्वांटम संख्या होती है। तो द्विघांशी क्वांटम संख्या का मान यदि आपको पता है तो आप चुंबकीय क्वांटम संख्या का पता लगा सकते हो। ठीक है, यानी जितनी ये माइनस की तरफ चलती है उतनी ही ये प्लस की तरफ चलती है, जितनी माइनस की तरफ चलती है उतनी ही ये प्लस की तरफ चलती है। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा वो समझना। क्वेश्चन, यदि l बराबर 1 है तो m बराबर क्या होगा। ठीक है, m बराबर क्या होगा, और एक क्वेश्चन बनेगा कक्षकों की संख्या क्या होगी, कक्षकों की संख्या क्या होगी। ये क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, यदि l बराबर 1 दिया हुआ है तो m क्या होगा और कक्षकों की संख्या क्या होगी। तो हमेशा जो m होता है वो -l 0 + l रूप में होती है। तो m बराबर यहाँ क्या लिखोगे, -1, क्योंकि l का मान 1 है तो यहाँ से शुरू होगी -1, यहाँ फिर लिखोगे 0 और फिर लिखोगे +1। ठीक है, जितनी माइनस में होगी उतनी ही प्लस में होगी। तो ये तो m की वैल्यू आ गई। अब आगे जो क्वेश्चन दिया वो ये दिया हुआ है कक्षकों की संख्या। तो जो कक्षकों की संख्या होगी वो कक्षकों की संख्या कितनी होगी, कक्षकों की संख्या हो जाएगी 1, 2 और 3। 1, 2, 3। तो कक्षकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3। ये इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। अब आगे एक क्वेश्चन और बनाते हैं। यदि l बराबर 2 दिया हुआ है तो m बराबर क्या होगा, कक्षकों की संख्या क्या होगी, कक्षकों की संख्या क्या होगी, कक्षकों की संख्या क्या होगी। तो इसका आंसर देखो कौन सा होगा, समझना। यदि l बराबर 2 दिया हुआ है तो m बराबर कितना होगा, -2, -1,
0 +1 +2, मतलब जितनी माइनस की तरफ होगी उतनी ही किस तरफ होगी, प्लस की तरफ। अब कक्षकों की संख्या की बात करते हैं तो कक्षकों की संख्या 1 2 3 4 और 5। यहाँ जो कक्षकों की संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी, 5। तो इसमें से जो क्वेश्चन आएगा वो इस तरीके से आएगा, ठीक है। कक्षकों की संख्या पूछी जाएगी। यह आपके चुंबकीय क्वांटम संख्या हो गई, ये चुंबकीय क्वांटम संख्या हो गई। अब आगे लास्ट क्वांटम संख्या है, वो आपकी क्वांटम संख्या है चक्रण क्वांटम संख्या। चक्रण क्वांटम संख्या चक्रण क्वांटम संख्या। ये क्वांटम संख्याएं इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा को बताती है, चक्रण की दिशा को। ये क्वांटम संख्याएं इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा को बताती है। अब इलेक्ट्रॉन की चक्रण की दिशा को देखो कैसे, इसको S द्वारा प्रदर्शित करते। चक्रण क्वांटम संख्या को किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं, S के द्वारा। जो चक्रण क्वांटम संख्या होती है इसको जो प्रदर्शित किया जाता है वो S द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। अब ये देखो चक्रण के बारे में कैसे बताती है। यदि S का मान +½ हो तो इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा ऊपर की तरफ होगी, दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त। यदि S का मान -½ हो तो इलेक्ट्रॉन की दिशा होगी, वो होगी वामावर्त, वो होगी वामावर्त। तो एक तो होती है इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा दक्षिणावर्त और एक होती है वामावर्त। तो आपको ध्यान रखना है कि यदि चक्रण क्वांटम संख्या का मान ½ हो तो इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा होगी दक्षिणावर्त, और इलेक्ट्रॉन के चक्रण की संख्या -½ हो तो उसकी चक्रण की जो दिशा होगी वो होगी वामावर्त। तो ये जो क्वांटम संख्याएं हैं वो बताती है इलेक्ट्रॉन की चक्रण की दिशा को। एक तो होती है दक्षिणावर्त और एक होती है वामावर्त। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। अब अपन पढ़ेंगे कल क्वांटम संख्या के जेट, BHU, ICR में आए हुए क्वेश्चन, ठीक है, और नए क्वेश्चन किस तरीके से आ सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना बहुत है, अब आगे बाकी अपन कल पढ़ेंगे।